सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। और आज अगेन हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस मैंने डिस्कस कर रखा है बहुत सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। जिस दाम में हमने एसेट को परचेज किया है उस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग का कॉस्ट है 20 लाख, लीगल चार्जेस जो हमने इंकर किया है बिल्डिंग खरीदने के लिए वो 20,000 है, और ब्रोकरेज जो हमने पे किया है कमीशन एजेंट को वो 20,000 है, वो भी 20,000 है। तो 20 लाख बिल्डिंग का कॉस्ट, 20,000 ब्रोकरेज है और 20,000 लीगल चार्जेस है। तो टोटल बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया? 20,40,000। एडिंग ऑल द एलिमेंट्स 20,40,000। तो लिखा हुआ है An asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it। जो भी प्राइस हम लोग पे करेंगे एसेट को अक्वायर करने के लिए वो एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। एंड कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। आगे जो भी अकाउंटिंग होगा उस किसके बेसिस पे होगा? कॉस्ट के बेसिस पे होगा। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज एंड कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। एसेट जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, और आगे इस एसेट के ऊपर जो भी अकाउंटिंग होगा, जो भी डेप्रिसिएशन होगा, जो भी अप्रिसिएशन होगा वो कॉस्ट के बेसिस पे होगा। क्लियर? ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। एसेट इज रिकॉर्डेड at cost at the time of its purchase but it's systematically reduced by charging depreciation। खरीदते समय तो हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, खरीदते समय हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, बट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिसके कारण उसका एसेट का वैल्यू कम होते रहता है। खरीदते समय हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, बट सब्सिक्वेंटली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे उसका लाइफ बढ़ते जाता है हम लोग सिस्टमैटिक वे में सिस्टमैटिकली उसको एसेट का वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ क्या होगा ना, कभी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, कभी बिल्डिंग का वैल्यू कम हो जाएगा। मार्केट वैल्यू तो कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट व्हिच इज डिसाइडेड बिटवीन आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब जो दो पार्टी के बीच में डिसीजन हो गया वही मार्केट वैल्यू बन जाता है। तो मार्केट वैल्यू तो डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है, इट कैन इंक्रीज सम टाइम, इट कैन डिक्रीज सम टाइम। क्लियर? तो क्या लिखा है? द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग के लिए मार्केट वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। अकाउंटिंग के लिए सिर्फ कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है, अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट रेलिवेंट है, मार्केट वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। मार्केट वैल्यू में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर? मार्केट वैल्यू कभी बढ़ जाएगा एसेट का, मार्केट वैल्यू कभी गिर जाएगा एसेट का, बट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट की बेसिस है, कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में कंटिन्यू करते हैं, शो करते हैं एट इट्स बुक वैल्यू। क्या होता है बुक वैल्यू? बुक वैल्यू को हम लोग रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। बुक वैल्यू को हम लोग रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, WDV बोलते हैं। क्या होता है बुक वैल्यू? होता क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट जिस दाम में हमने एसेट परचेज किया था उससे हम लोग सिस्टमैटिक वे में ओवर द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिससे एसेट का लाइफ, एसेट का वैल्यू रिड्यूस होते रहता है। उसी को बोलते हैं WDV या फिर बुक वैल्यू, दैट इज कॉस्ट एट विच एसेट इज परचेज माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर? जितना दाम में एसेट परचेज किया उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, और सिस्टमैटिकली उस पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। क्लियर? और मार्केट वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलता है मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल? हम लोग 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड लेके चलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितना महीने का होता है? 12 महीने का। तो 12 महीने का जो भी इनकम अर्न्ड है, व्हाट इज इनकम अर्न्ड? इनकम रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ इनकम अर्न्ड एज वेल एज इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इनकम अर्न्ड। मतलब इनकम अर्न्ड एक बड़ा चीज है, उसमें इनकम रिसीव्ड भी आता है और इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव भी आता है। व्हाट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड? एक्सपेंसेस इनकर्ड भी एक बड़ा चीज है, उसमें एक्सपेंसेस पेड भी आता है और एक्सपेंसेस ड्यू बट येट नॉट पेड भी आता है। तो इनकम अर्न्ड के अंदर आता है इनकम रिसीव्ड एज वेल एज इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव। वैसे एक्सपेंसेस पेड के अंदर एक्सपेंसेस इनकर्ड के अंदर आता है एक्सपेंसेस पेड एज वेल एज एक्सपेंसेस ड्यू बट येट नॉट पेड।
वैसे ही एक्सपेंसेस इनकर्ड के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सपेंसेस पेड और एक होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट येट नॉट पेड। तो हमको पूरा साल का इनकम अर्न लेना है, 12 महीना का इनकम अर्न लेना है और 12 महीना का एक्सपेंसेस इनकर्ड लेना है, तभी हम लोग करेक्ट अकाउंटिंग कर पाएंगे और करेक्ट प्रॉफिट डिस्क्लोज हो पाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और जब करेक्ट प्रॉफिट डिस्क्लोज हो पाएगा तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव का? बिजनेस क्या है? इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। कोई भी बिजनेस क्या करता है ना, अपना प्रॉफिट पता करने का कोशिश करता है, पीरियोडिकली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। इट कैन बी ऑन ईयरली बेसिस, इट कैन बी ऑन सेमी एनुअल बेसिस, इट कैन बी एनी बेसिस। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। तो कोई भी अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीना का मान लो, तो उसका जो भी इनकम होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, उसको एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं। क्लियर? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट, ताकि हम लोग करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके या फिर लॉस निकाल सके अकाउंटिंग पीरियड का। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड। हम लोग प्रॉफिट तभी करेक्टली मेजर कर पाएंगे ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न्ड, जो भी रेवेन्यू हमने अर्न किया है, याद रखना इनकम अर्न्ड इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू अर्न्ड इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसीव्ड या फिर इनकम रिसीव्ड इज नॉट रेलिवेंट। ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच्ड with the expenditure incurred। expenditure incurred important है, expenses paid या expenses due but yet not paid ये important नहीं है, expenditure incurred important है। जो भी expenditure हमने incur किया है to earn that revenue। clear? it is not relevant whether the payment was made or received। इससे कोई मतलब नहीं है कि एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में पेमेंट हुआ है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है इनकम के कंटेक्स्ट में कैश रिसीव हुआ है कि नहीं। क्लियर? Therefore, as per this concept, adjustment are made for all outstanding expenses and prepaid expenses। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस होता है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ बट बेनिफिट डिराइव हो चुका है, उसको हम लोग एक्सपेंस में ऐड करते हैं, क्योंकि हमको एक्सपेंस इनकर्ड लेना है। और एक्सपेंस इनकर्ड का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड एज वेल एज एक्सपेंसेस ड्यू बट येट नॉट पेड। हमको इनकम अर्न्ड लेना है। इनकम अर्न्ड का मतलब होता है इनकम ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड एज वेल एज इनकम रिसीव्ड। तो दोनों हम लोग को लेना है। क्लियर? सो विद दिस होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।